हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या रेलवे के कोई भी एग्जाम में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। खासकर आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आज का पहला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला को उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह के संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन करें। पारिस्थितिक तंत्र की श्रृंखला के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, ऑप्शन में गलत कथन का चयन करना है। तो पहला में हम लोग का ऐसे सभी जीव जो उत्पादन नहीं हैं वे उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी में है, एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी में, जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी में, खाद्य जाल में दो या दो से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कौन सा कथन गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, यानी पोषी स्तर जितना आगे बढ़ते जाता है उतनी ऊर्जा का कम होते जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं, बताना है। निम्न में से कौन पहले पोषी स्तर पर होते हैं, तो ऑप्शन ए में है तृतीय उपभोक्ता, ऑप्शन बी में है द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन सी में प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी में उत्पादक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक। पहले पोषी स्तर में उत्पादक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन ए में प्रत्येक को उच्चतम पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन बी में प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। ऑप्शन सी में द्वितीय होता है। ऑप्शन डी में यादृच्छिक होता है, यादृच्छिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक उच्चतम पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। ऊर्जा का प्रवाह प्रत्येक पोषी स्तर उच्चतम जितना आगे बढ़ते जाएगा उतना ऊर्जा का प्रवाह कम होते जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है, बताना है। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव से निर्मित है। तो ऑप्शन ए में है वन, ऑप्शन बी में तालाब, ऑप्शन सी में झील, ऑप्शन डी में फसली खेत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फसली खेत। मानव निर्मित है फसली खेत, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए में, प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा क्षय करता है। ऑप्शन बी में, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन सी में, प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है। ऑप्शन डी में, हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% अवशोषित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली ऊर्जा में से लगभग 10% अवशोषित होती है। यही कथन गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र एक अजैविक घटक है, बताना। इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र एक अजैविक घटक है। तो ऑप्शन ए में मृदा, ऑप्शन बी में कवक, ऑप्शन सी में सूक्ष्मजीव, ऑप्शन डी में कीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजैविक घटक मृदा है, ऑप्शन नंबर
ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? बताना है कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है। तो ऑप्शन ए में रासायनिक कीटनाशक, ऑप्शन बी में अम्लीय धुआं, ऑप्शन सी में कार्बन कालिक का जमा होना, ऑप्शन डी में ग्रीन हाउस गैसें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक कीटनाशक। रासायनिक कीटनाशक जैविक आवर्धन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सोपोषी अपने भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं? बताना है सोपोषी अपने भोजन का ग्रहण किस रूप में करते हैं। तो ऑप्शन ए में है स्टार्च, ऑप्शन बी में ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी में प्रोटीन, ऑप्शन डी में वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। सोपोषी अपने भोजन का ग्रहण स्टार्च के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? बताना है इनमें से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का शैवाल और लाइकेन, ऑप्शन बी में है प्रोटोवा और लाइकेन, ऑप्शन सी में शैवाल और प्रोटोवा, ऑप्शन डी में जीवाणु और कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु और कवक ही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रथम भूमिका निभाता है जीवाणु और कवक। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों की संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताना है उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में जैविक उपचारण, ऑप्शन बी में जैविक ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी में जैविक अपचयन, ऑप्शन डी में जैविक आवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, जैविक आवर्धन। उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? बताना है क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, क्या नहीं है। तो ऑप्शन ए में मेढक, ऑप्शन बी में मृदा, ऑप्शन सी में पुष्प, ऑप्शन डी में कीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा। मृदा इज ए करेक्ट आंसर। मृदा अजैविक घटक नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारण कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताना है कौन पर्यावरण कारक के कुछ जंतुओं का विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए में प्रकाश, ऑप्शन डी में आर्द्रता, ऑप्शन सी में वायु, ऑप्शन डी में तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान। तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कुछ जंतुओं का लिंग निर्धारण में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता ब्लैंक स्पेस स्तर पर आते हैं। छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता कौन से स्तर पर आते हैं? बताना है। तो ऑप्शन ए में है दूसरे पोषी, ऑप्शन बी में तीसरे पोषी, ऑप्शन सी में चौथे पोषी, ऑप्शन डी में पहले पोषी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, तीसरे पोषी। छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, नीचे दिए गए जीवों में से शीर्ष शिकारी का चयन कीजिए। बताना है शीर्ष शिकारी कौन है? शीर्ष शिकारी कौन है? ऑप्शन ए में है गरुड़, ऑप्शन बी में है टिंडा, ऑप्शन सी में चूहा, ऑप्शन डी में अजगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरुड़। गरुड़ शीर्ष शिकारी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को
मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। बताना है जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का जू फीताकृमि, ऑप्शन बी में है फीताकृमि शेर ईस्ट जू, ऑप्शन सी में अमरबेल कार्किड ईस्ट मशरूम, ऑप्शन डी में कुटकी जोक अमरबेल और ऑर्किड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जू फीताकृति जोक अमरबेल। ये जीवों को मारे बिना अपना पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है। बताना है एक स्वपोषी पारिस्थितिकी तंत्र से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए में है ये अपने अनुरक्षक के लिए विकिरणीय ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन बी में कोई भी जीव जैविक घटक से जुड़ता या निकलता नहीं है। ऑप्शन सी में जीव स्थानीय जैविक घटकों के साथ सुअनुकूलित होते हैं। ऑप्शन डी में कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक द्रव्य पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है। बताना है पृथ्वी का वह कौन सा एरिया जिसमें जीवन मौजूद है। तो ऑप्शन ए में है जैवमंडल, ऑप्शन बी में वायुमंडल, ऑप्शन सी में गोलार्ध, ऑप्शन डी में हिममंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का जैवमंडल में जीवन मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का ऊर्जा उत्तरण के 10% निम्न का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था 10% का प्रतिपादन। तो ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में थॉमस मॉर्गन, ऑप्शन सी में वाटसन और क्रिक, ऑप्शन डी में रेमंड लिंडमैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेमंड लिंडमैन इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का इकोलॉजी शब्द किसने खड़ा है। बताना इकोलॉजी शब्द किसने खड़ा है और किसने खड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्नस्ट हैकल से खड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। बताना है कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है। बताना संघटक नहीं है पारिस्थितिक तंत्र का तो कौन नहीं है। तो जलवायु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का प्रकृति के इनमें से कौन है। बताना है प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है। तो कौन है। तो ऑप्शन ए में उत्पादक, ऑप्शन बी में कंज्यूमर्स, ऑप्शन सी में विघटक, ऑप्शन डी में मांस भक्षी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विघटक इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर निम्न में से कौन सा सर्वाहारी नहीं है। बताना है कौन सर्वाहारी नहीं है। तो ऑप्शन ए में चूहा, ऑप्शन बी में चींटी, ऑप्शन सी में भालू, ऑप्शन डी में सांप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांप सर्वाहारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न निम्न में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा
पौष्टिक स्तर क्या है? बताना है खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है। तो ऑप्शन ए में है घास, ऑप्शन बी में चूहा, ऑप्शन सी में सांप, ऑप्शन डी में है झील चील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा। खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर चूहा है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 26/4/2016 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? बताना है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो ऑप्शन ए में है आर्थर टॉन्सले, ऑप्शन बी में एवलिन हचिसन, ऑप्शन सी में है रेमंड लिंडमैन, ऑप्शन डी में है चार्ल्स एल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थ टॉन्सले इज ए करेक्ट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को आर्थ ने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 28/3 में पूछा गया प्रश्न है थर्ड शिफ्ट में। तो इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।